नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं रस्किन बॉन्ड की लिखी एक कहानी, आर्सेनिक की भाषा। क्या पैदाइशी हत्यारे जैसा कोई व्यक्ति होता है? जैसे पैदाइशी लेखक और संगीतकार होते हैं, पैदाइशी विजेता और हारे हुए व्यक्ति होते हैं। विश्वास के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। उपद्रवी व परेशान करने वाले लोगों से छुटकारा पाने की इच्छा तो आमतौर पर सभी के अंदर होती है, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो उस इच्छा के वशीभूत होकर उसे अमल में लाते हैं। लेकिन अगर कभी कोई पैदाइशी हत्यारा था, तो वो निश्चित रूप से विलियम जोन्स ही रहा होगा। किसी की जान लेना उसके लिए एक स्वाभाविक क्रिया थी। न तो अत्यधिक हिंसा, न अप्रिय गोलीबारी, मारपीट या गला दबाना, सिर्फ सही मात्रा में अक्लमंदी और प्रवीणता के साथ दिया गया जहर। यही उसका जान लेने का तरीका था। मिस्टर जोन्स एक सौम्य व सभ्य व्यक्ति थे। वे तितलियां एकत्रित करते थे और फिर व्यवस्थित तरीके से उन्हें शीशे के बक्सों में सहेज कर रखते थे। उनकी एथर की बोतल बहुत जल्दी असर करती थी और दर्द रहित थी। वे उन खूबसूरत जीवों को सुई कभी नहीं चुभोते थे। क्या आपने आगरा के दोहरे हत्याकांड के बारे में सुना है? ये घटना कई वर्ष पहले की है, जब आगरा ब्रिटिश साम्राज्य की दूर दराज की चौकी थी। उन दिनों विलियम जोन्स शहर के एक अस्पताल में पुरुष नर्स थे। मरीज, विशेष रूप से गंभीर रोगों से ग्रस्त मरीज, उनके सेवा भाव और समर्पण की बहुत बड़ाई करते थे। जहां अधिकतर नर्सें, महिला और पुरुष दोनों, ऐसे मरीजों की देखभाल करना पसंद करते थे जो जल्दी ही ठीक होने वाले हों, वहीं नर्स विलियम ऐसे मरीज की सेवा करते थे जिसके बचने की उम्मीद कम हो। उन्हें मृत्यु के नजदीक जा रहे मरीजों के प्रति एक प्रकार की सहानुभूति महसूस होती थी। उन्हें मरीजों के अंतिम समय में उनके साथ रहना अच्छा लगता था। इसके पीछे सिर्फ उनकी अच्छी भावना थी और कुछ नहीं। एक बार मेरठ की यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात मिसेस ब्राउनिंग से हुई और उन्हें उनसे प्यार हो गया। वे वहां के स्टेशन मास्टर की पत्नी थीं। आगरा मेरठ के बीच की डाक सेवा पर जोश से भरे प्रेम पत्रों का भार बढ़ गया। लिफाफे दिन पर दिन भारी होते जा रहे थे। इसलिए नहीं कि पत्रों की लंबाई बढ़ रही थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उनमें एक सफेद पाउडर के पैकेट होते थे, प्रयोग से संबंधित विस्तृत निर्देशों के साथ। मिस्टर ब्राउनिंग एक सीधे सरल इंसान थे। ऐसे इंसान जिन्हें जन्म से ही हारने की आदत होती है। वे पत्नी के पत्र खोलकर पढ़ने वाले लोगों में से नहीं थे। यहाँ तक कि जब वे आए दिन तेज पेट दर्द से छटपटाते थे, तब भी अशुद्ध पानी को उसका कारण समझते थे। वे उल्टी और दस्त के एक झटके से उबरते थे कि उन्हें दूसरा झटका लग जाता था। उनको गैस्ट्रोएंटराइटिस के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया गया और इस प्रकार अपनी पत्नी की देखभाल से मुक्त होकर वे जल्दी ही स्वस्थ हो गए। लेकिन घर लौटकर अपनी चिंतातुर पत्नी का लाया नींबू पानी पीते ही उनकी हालत ऐसी बिगड़ी कि वे फिर कभी नहीं उठ पाए। ये उन दिनों की बात है जब भारत में हैजा और उससे संबंधित बीमारियों से मौत होना आम बात थी और मृत्यु प्रमाण पत्र कुत्ते पालने के लाइसेंस से ज्यादा आसानी से मिल जाता था। शोक की छोटी सी अवधि के बाद, गर्मी का मौसम था और अधिक देर तक काले कपड़े पहने रहना संभव नहीं था। मिसेस ब्राउनिंग आगरा चली गईं और विलियम जोन्स के पड़ोस में मकान किराए पर लेकर रहने लगीं। मैं आपको ये बताना भूल गया
कि मिस्टर जोन्स भी शादीशुदा थे। उनकी पत्नी एक साधारण सी महिला थी जिसका विलियम जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति से कोई मेल नहीं था। गर्मी का मौसम खत्म होने से पहले ही हैजे ने उसकी भी जान ले ली। इस प्रकार दोनों प्रेमियों के लिए शादी के बंधन में बंधने का मार्ग खुल गया। लेकिन बातें तो आगरा में भी होती थीं और कुछ ही दिनों में लोगों की जुबानें खुलने लगीं और पुलिस अधीक्षक के पास अज्ञात पत्र पहुंचने लगे। पूछताछ और जांच पड़ताल शुरू हो गई। ज्यादातर सम्मोहित प्रेमियों की तरह मिसेस ब्राउनिंग ने भी अपने प्रेमी के पत्र संभाल कर रखे थे और जल्दी ही उनका पता चल गया। उस बेवकूफ औरत ने प्रेम पत्र अपने बिस्तर के नीचे एक डिब्बे में रखे थे। आगरा और मेरठ दोनों शहरों में शवों को खोद कर निकालने के आदेश जारी हो गए। भीषण गर्मी में भी आर्सेनिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, इसलिए दोनों शवों में उसकी पर्याप्त मात्रा मिल गई। मिस्टर जोन्स और मिसेस ब्राउनिंग को हत्या के आरोप में हिरासत में ले लिया गया। क्या अंकल बिल सच में एक खूनी है? मैंने देहरादून में अपनी दादी के घर के ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठे बैठे पूछा। अब आपको ये बताने का समय आ गया है कि विलियम जोन्स मेरे मामा थे, मेरी माँ के सौतेले भाई। मैं उस समय 8 या 9 साल का था। पिछली गर्मियाँ अंकल बिल ने हमारे साथ देहरादून में बिताई थीं। वह बाजार से मेरे लिए ढेर सारी मिठाइयाँ और पेस्ट्री लेकर आते थे। मैं पूरी की पूरी खा जाता था और मुझे कोई परेशानी भी नहीं होती थी। तुम्हें अंकल बिल के बारे में किसने बताया? दादी ने पूछा। मैंने स्कूल में सुना। सभी लड़के मुझसे एक ही बात पूछ रहे थे, क्या तुम्हारे अंकल खूनी हैं? वे सब कह रहे थे कि उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को जहर दे दिया था। उनकी एक ही पत्नी थी, आंटी मेबल कुछ गुस्से से बोली। क्या अंकल बिल ने उन्हें जहर दिया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो? तब वो जेल में क्यों है? कौन कहता है वो जेल में है? स्कूल के सब लड़के। उन्होंने ये बात अपने पेरेंट्स से सुनी। अंकल बिल के ऊपर आगरा में मुकदमा चलने वाला है। थोड़ी देर के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर आंटी मेबल जोर से बोली, ये सब उस औरत की वजह से हुआ था। तुम्हारा मतलब मिसेस ब्राउनिंग से है? दादी ने पूछा। हाँ बिल्कुल, उसी ने ये सब उसके दिमाग में भरा होगा। बिल ऐसी शैतानी हरकत करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन वही मिसेस ब्राउनिंग को वह पाउडर भेजा करता था डियर, और ये मत भूलो कि मिसेस ब्राउनिंग। दादी बोलते बोलते रुक गई और फिर वह और आंटी मेबल मेरी ओर कनखियों से देखने लगी। उन्होंने आत्महत्या कर ली। मैंने उनका वाक्य पूरा किया। उनके पास वो पाउडर बचा हुआ था। आंटी मेबल ने अपनी आंखों की पुतलियां आसमान की ओर चढ़ा ली। ये लड़का तो गजब है, पता नहीं बड़ा होकर ये कैसा होगा। कम से कम मैं अंकल बिल की तरह तो नहीं बनूंगा, मैंने कहा। जहर देकर लोगों को मारना। अगर मैं किसी को मारूंगा तो असली लड़ाई में। क्या वे लोग अंकल को फांसी देंगे? ओह, ईश्वर करे ऐसा न हो। दादी चुप थीं। अंकल बिल उनके सौतेले बेटे थे, लेकिन फिर भी उनके मन में अंकल के लिए ममता थी। आंटी मेबल उनकी बहन थी और सोचती थी कि उनका भाई बहुत अच्छा इंसान है। मुझे हमेशा से लगता था कि वो नर्म दिल हैं, लेकिन मैं ये भी मानता था कि उनका दिल बहुत बड़ा था। मैं कल्पना कर रहा था कि वह फांसी पर लटके हुए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उनको उस रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहा था। घटनाक्रम कुछ ऐसा चला कि उन्हें फांसी नहीं हुई। अंग्रेजों के राज में भारत में गोरों को फांसी यदा कदा ही होती थी।
हालांकि जल्लाद डाकुओं और राजनीतिक आतंकियों को लटकाने में काफी व्यस्त रहते थे। अंकल बिल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और इलाहाबाद के पास नैनी जेल की लाइब्रेरी में बैठने का काम सौंप दिया गया। पुरुष नर्स के तौर पर उनकी काबिलियत को नजरअंदाज कर दिया गया। अस्पताल में काम देने जितना भरोसा उन पर किसी को नहीं था। उन्हें 7-8 साल बाद रिहा कर दिया गया। देश को आज़ादी मिलने के कुछ ही समय बाद वे जेल से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि अंग्रेज देश छोड़कर जाने लगे थे, या तो इंग्लैंड या बची हुई ब्रिटिश कॉलोनियों में। दादी का देहांत हो चुका था। आंटी मेबल अपने पति के साथ दक्षिण अफ्रीका में बस गई थीं। अंकल बिल को एहसास हुआ कि भारत में उनका कोई भविष्य नहीं है और वह अपनी बहन के पीछे पीछे जोहानिसबर्ग चले गए। मैं अपने बोर्डिंग स्कूल के अंतिम वर्ष में था। पिताजी की मृत्यु के बाद मेरी माँ ने एक इंडियन से शादी कर ली थी और मुझे अपना भविष्य अब भारत में ही नजर आ रहा था। मैंने अंकल बिल को उनके जेल से छूटने के बाद नहीं देखा था और किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह फिर कभी भारत आएंगे। लेकिन लगभग 15 वर्ष पूरे होने को थे जब वे भारत लौटकर आए। तब तक मैं 30 साल का हो चुका था और एक पुस्तक का लेखक भी बन चुका था जो बेस्ट सेलर की गिनती में आती थी। पिछले 15 वर्षों में मैंने काफी संघर्ष किया था, ऐसा संघर्ष जिसका अनुभव लगभग हर स्वतंत्र युवा लेखक करता है। लेकिन आखिरकार मेरी कड़ी मेहनत रंग लाई थी और मुझे रॉयल्टी मिलने लगी थी। मैं फॉस्टरगंज के हिल स्टेशन के बाहरी इलाके में एक छोटे से कॉटेज में रहकर अपनी दूसरी पुस्तक पर काम कर रहा था जब मेरे घर एक अनपेक्षित मेहमान आया। वह 50 पार का एक दुबला व झुका हुआ आदमी था। उसके बाल सफेद हो चुके थे, मूछें अव्यवस्थित थीं और दांत पीले पड़ चुके थे। वैसे तो वह कमजोर और हानि रहित सा आदमी लग रहा था, लेकिन उसकी नीली आंखें सर्द और कठोर थीं। मुझे वह कुछ जाना पहचाना सा लगा। तुमने मुझे पहचाना नहीं? उसने पूछा। वैसे इतने सालों बाद मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं थी। एक मिनट, क्या आपने मुझे स्कूल में पढ़ाया है? नहीं, लेकिन तुम्हें मैं जाना पहचाना लग रहा हूं ना। उसने अपना सूटकेस नीचे रखा तो मैंने एयरलाइंस के लेबल पर उसका नाम देखा। मैंने हैरानी से ऊपर देखा। आप नहीं, आप वो नहीं हो सकते। तुम्हारा अंकल बिल, उन्होंने मुस्कुराकर कहा और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। कोई और नहीं। और वो घर के अंदर आ गए। मुझे ये बात माननी पड़ेगी कि उनके आने को लेकर मेरे अंदर मिली जुली भावनाएं उमड़ रही थीं। हालांकि मैंने कभी उनसे नफरत नहीं की थी, लेकिन जो उन्होंने किया था उसे कभी सही भी नहीं माना था। मुझे लगता था कि किसी को जहर देना उन लोगों से छुटकारा पाने का एक पूरी तरह से निंदनीय तरीका है जिन्हें आप पसंद नहीं करते या जिनकी वजह से आप असुविधा महसूस करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि मेरे पास ऐसे लोगों से छुटकारा पाने का कोई सराहनीय तरीका था। फिर भी वे सब बहुत पहले हुआ था। उन्हें सजा भी मिल चुकी थी और मुमकिन है कि वह अब सुधर चुके हों। और तुमने इतने सालों में क्या क्या किया? उन्होंने कमरे में मौजूद एक लौती आरामदेह कुर्सी पर बैठते हुए मुझसे पूछा। ओह, मैं तो बस लिखता रहा, मैंने जवाब दिया। हाँ, मैंने तुम्हारी पिछली किताब के बारे में सुना है। उसको काफी सफलता मिली है ना? हाँ,
काफी पसंद किया लोगों ने उसे। आपने पढ़ी है? मैं ज्यादा पढ़ता नहीं। और आप इतने साल क्या करते रहे अंकल बिल? ओह, इधर उधर धक्के खाता रहा। कुछ दिन एक सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी में काम किया, फिर एक दवा कंपनी में। वहां मेरी केमिकल की जानकारी बहुत काम आई। आप आंटी मेबल के साथ साउथ अफ्रीका में नहीं थे? मैं उससे अक्सर मिलता था, लेकिन 2 साल पहले उसकी मृत्यु हो गई। तुम्हें नहीं पता? नहीं, मैं किसी भी रिश्तेदार के संपर्क में नहीं हूं। मैं आशा कर रहा था कि मेरी इस बात से वह मेरा इशारा समझ जाएंगे। और उनके पति कहाँ हैं? वह भी मर गए कुछ ही दिनों बाद। अब हमारे परिवार में ज्यादा लोग नहीं बचे हैं मेरे बच्चे। इसलिए जब मैंने तुम्हारे बारे में अखबार में पढ़ा तो सोचा क्यों ना अपने इकलौते भांजे से एक बार फिर जाकर मिल लूं। आप खुशी से कुछ दिन यहाँ रह सकते हैं, मैंने जल्दी से कहा। फिर मुझे बॉम्बे जाना है। ये एक झूठ था, लेकिन अंकल बिल की जिंदगी भर देखभाल करने का ख्याल मुझे बहुत रुचिकर नहीं लग रहा था। ओह, मैं ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहूंगा, उन्होंने कहा। जोहानसबर्ग में मेरा बहुत सा पैसा लगा है। वह तो मेरी जानकारी में तुम मेरे अकेले जीवित रिश्तेदार हो, इसलिए मैंने सोचा तुमसे मिलना अच्छा रहेगा। राहत की सांस लेकर मैं अंकल बिल को यथासंभव आराम देने की कोशिश में लग गया। मैंने उन्हें अपना बेडरूम दे दिया और खिड़की के पास की जगह पर अपना बिस्तर लगा लिया। मैं खाना बहुत बुरा बनाता था, लेकिन अपने पूरे कौशल का प्रयोग करके मैंने अंडे की भुर्जी बनाई। उन्होंने मेरी क्षमा याचना को किनारे कर दिया। उन्होंने कहा कि वो वैसे भी बहुत कम खाते थे। जेल के 8 सालों ने उनके पेट को लोहे जैसा बना दिया था। वह मेरे काम के रास्ते में नहीं आते थे और मुझे मेरे लेखन और मेरी एकाकी सैर के साथ छोड़ देते थे। वह खुद वसंत ऋतु की गुनगुनी धूप में बैठकर अपना पाइप पीने में संतुष्ट लगते थे। मेरे घर पर उनकी तीसरी शाम थी जब उन्होंने कहा, ओह, मैं तो भूल ही गया था। मेरे सूटकेस में एक शेरी की बोतल है। मैं खास तौर से तुम्हारे लिए लाया था। मेरे बारे में इतना सोचने के लिए शुक्रिया अंकल बिल। आपको कैसे पता मुझे शेरी पसंद है? बस मेरे मन ने कहा, तुम्हें सच में शेरी पसंद है ना? एक बढ़िया शेरी जैसी और कोई चीज नहीं होती। वह अपने बेडरूम में गए और दक्षिण अफ्रीकी शेरी की नई बोतल लेकर बाहर आए। अब तुम हीटर के पास आराम करो, उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा। मैं गिलास ले आता हूँ और फिर बोतल खोलता हूँ। वह किचन में चले गए और मैं हीटर के पास बैठकर कुछ पत्रिकाओं के पन्ने पलटने लगा। मुझे महसूस हुआ कि अंकल बिल को ग्लास लाने में कुछ ज्यादा ही समय लग रहा था। अंतर्ज्ञान शायद हमारे पूरे परिवार की विशेषता थी, क्योंकि मुझे अचानक एक आभास हुआ कि शायद अंकल बिल मुझे भी जहर देने की कोशिश कर रहे हों। फिर मैंने सोचा कि आखिर वह लगभग 15 साल बाद यहाँ आए हैं, तो जाहिर है उनके आने का कारण भावनात्मक होगा। लेकिन हाल ही में मेरी जो पुस्तक छपी थी वह बेस्ट सेलर की गिनती में आ गई थी और मैं उनका सबसे नजदीकी रिश्तेदार था। अगर मैं मर जाता हूं तो अंकल बिल मेरी जायदाद पर अपना हक जता सकते हैं और अगले 5-6 सालों तक मेरी रॉयल्टी पर आराम से जिंदगी गुजार सकते हैं। आंटी मेबल और उनके पति के साथ सच में क्या हुआ था, मैं सोचने लगा। और अंकल बिल को भारत आने के लिए पैसे कहाँ से मिले? इससे पहले कि मैं अपने आप से कोई और प्रश्न पूछता, वह ट्रे में गिलास लेकर प्रकट हो गए।
उन्होंने हमारे बीच में रखी छोटे से टेबल पर ट्रे रख दी। दोनों ग्लास भरे हुए थे, उनमें शेरी चमक रही थी। मैंने अपने पास वाले ग्लास को गौर से देखकर ये पता लगाने की कोशिश की कि कहीं उसमें अधिक झाग तो नहीं है, लेकिन दोनों ग्लासों की शेरी में मुझे कोई फर्क नजर नहीं आया। मैंने निश्चय किया कि कोई जोखिम नहीं उठाऊंगा। कश्मीरी अखरोट की लकड़ी से बनी वह ट्रे गोलाकार थी। मैंने अपनी उंगली से उसे घुमा दिया ताकि ग्लासों के स्थान बदल जाएं। तुमने ऐसा क्यों किया? अंकल बिल ने पूछा। ये यहाँ का रिवाज है, ट्रे को पूरा घुमा दिया जाता है। कहते हैं ऐसा करना शुभ होता है। अंकल बिल कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, ऐसा है तो हम इसे और शुभ बना देते हैं। और उन्होंने ट्रे को फिर से घुमा दिया। अब तो आपने सब बिगाड़ दिया, मैंने कहा। इसे लगातार नहीं घुमाना चाहिए, ऐसा करना तो अशुभ होता है। बुरी किस्मत को भगाने के लिए मुझे ट्रे को फिर से घुमाना पड़ेगा। मैंने ट्रे को फिर से घुमा दिया और अब अंकल बिल के सामने वह ग्लास था जो उन्होंने मेरे लिए रखा था। चीयर्स, मैंने कहा और शेरी का घूंट भरा। शेरी अच्छी थी। अंकल बिल झिझके, लेकिन फिर उन्होंने अपने कंधे उचकाए और बोले, चीयर्स, और ग्लास की पूरी शेरी पी गए। लेकिन उन्होंने ग्लासों को दोबारा भरने का प्रस्ताव नहीं रखा। अगली सुबह उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। मैंने कमरे में से उनके उल्टी करने की आवाज़ सुनी और मदद के उद्देश्य से उनके पास चला गया। वह कराह रहे थे और उनका सिर बिस्तर के एक ओर लटक गया था। मैं उनके लिए एक कटोरदान और पानी का जग ले गया। मैं आपके लिए डॉक्टर बुलाऊं क्या? मैंने पूछा। उन्होंने सिर हिला दिया। नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा। लगता है मैंने कुछ गलत खा लिया है। पानी की वजह से भी हो सकता है। इस मौसम में पानी बहुत साफ नहीं आता। फॉस्टरगंज आने वाले ज्यादातर लोगों के पेट खराब हो जाते हैं। हाँ, यही बात होगी, उन्होंने कहा और फिर से पेट पकड़कर दोहरे हो गए। शाम तक उनकी हालत में सुधार हो गया। जो कुछ भी उन्होंने ग्लास में डाला था, शायद उसकी मात्रा कम रही होगी। अगले दिन उनकी तबीयत इतनी अच्छी हो गई थी कि उन्होंने अपना सूटकेस पैक करके अपने जाने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि फॉस्टरगंज का मौसम उनको रास नहीं आ रहा था। उनके निकलने से कुछ देर पहले मैंने पूछा, ये बताइए अंकल, आपने उसे पिया क्यों? क्या पिया? पानी? नहीं, वो शेरी का ग्लास जिसमें आपने अपना वह मशहूर पाउडर मिलाया था। उन्होंने मेरी ओर सक पकाकर देखा, फिर घबराहट और घिघियाहट भरी हंसी हंसे। तुम मजाक करने से बाज नहीं आते ना? नहीं, मैं सच में जानना चाहता हूँ, मैंने कहा। आपने उस ग्लास की शेरी क्यों पी? मैं जानता हूँ वो मेरे लिए थी। उन्होंने अपने जूतों की ओर देखा, फिर अपने कंधे उचकाकर मुड़ गए। उन परिस्थितियों में उन्होंने कहा, मुझे वही करना उचित लगा। अंकल बिल के बारे में मुझे एक बात तो कहनी पड़ेगी। वो हमेशा एक सभ्य सज्जन पुरुष की तरह आचरण करते थे। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रस्किन बॉन्ड की लिखी कहानी आर्सेनिक की भाषा। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।